गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके जो एक्सीलेंट की टेस्ट वर्क है उसका मॉडल पेपर 5 सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दी ब्रेड और इडली डो राइस बिकॉज ऑफ। जो ब्रेड मतलब रोटी या फिर इडली का जो डव होता है, जो गोला बनाते हो आप, वो थोड़ा फूल जाता है। तो किसकी वजह से फूलता है? तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर है, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। जो आप ब्रेड के अंदर या इडली के डो के अंदर जो ईस्ट डालते हो उसे फुलाने के लिए, तो ईस्ट क्या करता है कि रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका डव फूल जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, which of the following organism is found excessively in a particular region? तो किस तरह की स्पेसीज है या किस तरह के ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडेमाइक स्पेसीज। एंडेमाइक स्पेसीज का मतलब होता है वो पर्टिकुलर स्पेसीज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ही मिलती है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट? तो इनमें से कौन सी चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करती? तो पहला है पोटैटो, पोटैटो तो करता है। डिस्टिल वाटर, हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बाकी सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज लेते हैं? तो थर्मोमीटर ये भी नहीं है, ब्रेवोमीटर ये भी नहीं है, लेक्टोमीटर ये भी नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, सिस्मोग्राफ। ये अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूटिव एजेंट ऑफ पोलियो डिजीज इज। ओके, तो पोलियो डिजीज जो फैलती है उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो आपको पता होगा पोलियो के लिए वायरस रेस्पॉन्सिबल होता है, पोलियो एक वायरस है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंस इज। फ्लेमेबल सब्सटेंस मीन्स जो आसानी से जल सकते हैं, तो उनका टेम्परेचर कैसा रहता होगा? तो सीधी सी बात है, इनको काफ़ी लो टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। फ्लेमेबल सब्सटेंस को थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलेगा तो वो जल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इफ एन आयरन वायर इज यूज इंस्टेंट ऑफ ए कॉपर वायर। अगर आप कॉपर वायर की जगह आयरन वायर यूज करो इन अ ट्रैफिक लाइट सर्किट, ट्रैफिक लाइट के सर्किट में, तो क्या होगा? ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है, पहली बात तो देखो कॉपर वायर है उसका रेजिस्टेंस काफी कम होता है, तो इसमें होके इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो होता है। और जो आयरन का वायर है इसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं हो पाती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का लॉस ज्यादा होता है। तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीज, कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, ये सही लग रहा है। और आगे देखते हैं, द केमिकल इफेक्ट विल इंक्रीज। ओके, द बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, द करंट विल रिमेन द सेम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीज, अगर आप कॉपर की जगह आयरन का वायर यूज करोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबस्चन। ओके, तो कुछ कंडीशंस नीचे दी गई है कंबस्चन के लिए। कंबस्चन के लिए जैसे एक एयर जरूरी होता है क्योंकि एयर से ऑक्सीजन आता है। ओके, उसके अलावा आपको एक कंबस्टेबल मटेरियल चाहिए, मतलब फ्यूल चाहिए आपको। ओके, और और इस मटेरियल को जलाने के लिए आपको कुछ न कुछ हीट भी चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है कंबस्चन के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल, हाँ कोई जलाने लायक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। हाँ तो ये तो ज़रूरी है। सेकंड है कंबस्चन सपोर्टर सच एस ऑक्सीजन, हाँ तो ऑक्सीजन भी चाहिए। थर्ड है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, फ्यूल का इनिशियल टेम्परेचर, हाँ ये भी चाहिए होता है कि फ्यूल को जलने के लिए कम से कम इतना टेम्परेचर तो चाहिए ही होता है। ओके, ये सारी चीज़ें तो चाहिए हमें। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बेटा कंबस्चन में कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंबस्चन का कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तो कंबस्चन को ख़त्म करता है। तो चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपका सेशन बी स्टार्ट हो गया। सेशन बी का क्वेश्चन नंबर 9, what is the process called by which the different component of petroleum are separated? ओके जो जमीन से पेट्रोलियम निकालता है फिर उससे पेट्रोलियम के डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट होते हैं लाइक पेट्रोल डीजल, इनको सेपरेट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और दूसरा है वेयर इट इज कैरी आउट, और ये कहाँ होता है? तो पेट्रोलियम से उसके कंपोनेंट को अलग करने का प्रोसेस है, उसे रिफाइनिंग रिफाइनिंग बोलते हैं, या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। ओके और ये प्रोसेस होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर। ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राइट द नेम ऑफ टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो एग्जांपल देना, इसमें एक बाइनरी फ्यूजन हो जाएगा, एक बडिंग हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके विच फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो अगर प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करना है तो उसको क्या क्या चाहिए? तो पहला सनलाइट चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए, उसे एयर भी चाहिए क्योंकि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और उसे न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी चाहिए होता है, और जो भी आपका प्लांट है इन मिनरल्स को वाटर के थ्रू ही एब्जॉर्व करता है, मतलब वाटर के साथ साथ एब्जॉर्व करता है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कज ए चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपको कुछ दो ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जिन एग्जाम्पल्स में आपने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने पे किसी चीज का शेप चेंज हो गया हो, है ना? तो देखो, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड चेंज इट्स शेप। तो जब भी आप किसी रबड़ को खींच के स्ट्रेच करते हो, उसे फैलाते हो, तो उस रबड़ का शेप चेंज हो जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, प्रेसिंग ए स्पंज और क्ले चेंज इट्स शेप। जब भी किसी स्पंज को आप प्रेस करोगे फोर्स लगा के, या किसी क्ले को फोर्स करके, मतलब किसी क्ले के ऊपर फोर्स वगैरह लगाओगे, तो वो भी अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके आंसर्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो जैसा कि देखो डायग्राम में देख रहे हैं कि जो भी ओशियन वगैरह में जितने भी ये रहते हैं ऑर्गेनिज्म वगैरह, फिश वगैरह और फिश के अलावा जितने भी, तो जैसे जैसे ये मरते रहते हैं तो क्या ये ओशियन के नीचे जो मिट्टी है उसके ऊपर आके जम जाते हैं। फिर टाइम टू टाइम इनके ऊपर अलग से मिट्टी, अलग से रेत वगैरह आके जमती रहती है। तो इस प्रोसेस में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ऊपर मिट्टी और पानी की वजह से हाई प्रेशर लगता है, और नीचे जो अर्थ का टेम्परेचर होता है, ठीक है, अर्थ के टेम्परेचर की वजह से हाई हीट लगती है। ओके तो ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ये जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। तो एक बार इसकी लैंग्वेज में भी देख ले। पेट्रोलियम वाज फॉर्म from the remains of tiny plants and animals that live in the sea millions of years ago। तो जो आज हम पेट्रोलियम यूज कर रहा है वो बना था आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, जितने भी छोटे छोटे प्लांट और एनिमल्स थे जो समुद्र के अंदर रहते थे उनसे। ठीक है, when these organism died, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते थे तो क्या होता था, their bodies settle at the bottom of the sea। तो इनकी जो भी बॉडी है वो समुद्र के पैंदे के अंदर आके सेटल हो जाती थी। ठीक है, एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड मड। और टाइम के साथ इनके ऊपर धीरे धीरे सैंड की और मड की लेयर आके जम जाती थी। उसके बाद ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के बाद, ड्यू टू हाई प्रेशर, ऊपर जो क्ले वगैरह इनके ऊपर जम गई और इतना सारा पानी होता है समुद्र का, तो उसकी वजह से इन पे हाई प्रेशर लग रहा था। एंड हाई टेम्परेचर, और अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, और एक दूसरी चीज, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वहां पर कोई एयर भी नहीं था, मतलब ऑक्सीजन नहीं था। तो इन सब कंडीशंस की वजह से दीज रिमेन स्लोली चेंज इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी जीव थे, टाइम के साथ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो गए, जिन्हें हम आज यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जब आपके स्कूल में भी टेस्ट वगैरह होते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देते हैं, और ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो तो आ ही जाएगा। तो देखो,
गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स, इनके एग्जांपल देने हैं। ओके, तो खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल हो जाएंगे राइस और मेज, मतलब आपका चावल और मक्का, और रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हो जाएंगे व्हीट एंड ग्राम्स, मतलब गेहूं और आपका चना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है कैरोसिन, कैरोसिन मैच होगा डी से, बर्न विथ फ्लेम, जब भी आप कैरोसिन को जलाओगे तो लपटों के साथ जलेगा। सेकंड है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम मैच होगा सी से, लिक्विड फ्यूल, पेट्रोलियम पानी जैसा होता है और ये फ्यूल भी होता है, तो लिक्विड फ्यूल हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सबको पता है रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो CO2 की वजह से ही बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट है ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, तो आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और जो सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे NO2, SO2, ये सारे नाइट्रोजन के सल्फर के ऑक्साइड होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो बारिश का पानी होता है उसके साथ मिलके एसिड रेन बनाते हैं, तो यही है रीजन फॉर एसिड रेन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स में देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। इन बॉयज ग्रोथ इन द लैरिंक्स बिगेन एट द पबरिटी, पबरिटी के टाइम पे जो बॉयज है उनका जो वोकल बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, तो ये एकदम ट्रू है, सच्ची बात है ये, तो इसमें ट्रू आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एडोलसेंस द सेक्रेशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीज, तो ये पिछले इससे रिलेटेड पिछले मॉडल पेपर में भी था एक क्वेश्चन, तो सही बात है ये भी। जब एडोलसेंस होता है तो क्या होता है कि जो भी हम बच्चे हैं या जो भी बड़े हो रहे हैं उनकी है ना जो स्वेट मतलब पसीने वाली ग्लैंड्स और ऑयल वाली ग्लैंड्स है ना वो इंक्रीज होने लग जाती है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे बहुत चिपचिपी और ज़्यादा ऑयल जमा हो जाता है और उसी की वजह से पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, तो ये भी ट्रू है, सच्ची बात है ये भी। नेक्स्ट देखो, menstrual flow occurs once every 32 to 35 days, तो ये एकदम फॉल्स है, क्योंकि ये जो menstrual flow है ये अलग अलग इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। द स्टॉपिंग ऑफ मेंसुरेशन इज कॉल्ड, जब मेंसुरेशन आना ही बंद हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, उसे मेनोपॉज बोलते हैं, ये एकदम सही बात है, ट्रू। और ये एग्जाम में भी छोटा क्वेश्चन बन के आ सकता है कि मेनोपॉज क्या होता है ना, तो स्टॉपिंग ऑफ मेंसुरेशन इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेक्शन सी का 17 का फर्स्ट। If the area of my head was 15 into 15 centimeter, uh, what much weight of air would I carry on my head? अगर मेरे सिर का एरिया 15 into 15 सेंटीमीटर है तो मैं मेरे सर पे हवा का कितना वेट लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले तो द प्रेशर ऑफ एयर इज अबाउट, एयर का प्रेशर होता है 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना प्रेशर लगेगा हवा की वजह से, लगभग 1 kg। ओके, तो जैसे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, तो 1 into 2 कर दो, है ना, 1 kg into 2 कर दो, तो प्रेशर लगेगा 2 किलो। ओके, अगर हमारे सर का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो 1 kg को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 kg का हमारी सर पे फोर्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक एरिया दिया हुआ है 15 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहले तो हम ऐसे पता लगाते हैं कि टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर कितने हैं, तो जब आप 15 into 15 कर दोगे तो टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो जैसे ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लग रहा था, तो अब टोटल हमारे पास 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो भाई 225 अगर सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास है, मेरे सर का एरिया, तो देखो 1 kg लग रहा था फोर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, 225 kg, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 225 kg। ओके, नेक्स्ट चलता है 17 का सेकेंड। वाई इज सैंड स्प्रिंकल्ड और स्नो कवर्ड रोड, तो कभी कभी रोड के ऊपर बर्फ वगैरह जम जाती है तो उसके ऊपर सैंड क्यों छिड़की जाती है ना, स्प्रिंकल्ड मतलब छिड़कना, सीधी सी बात है, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए छिड़की जाती है। तो देखो, सैंड इज स्प्रिंकल्ड ऑन स्नो कवर्ड रोड, तो सैंड को, रेत को, जो रोड है जिनके ऊपर बर्फ जम गई उसके ऊपर इसलिए छिड़का जाता है टू इंक्रीज फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। ओके, तो इंक्रीज फ्रिक्शन प्रिवेंट व्हीकल एंड पीपल फ्रॉम स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो आपके व्हीकल्स वगैरह होते हैं या फिर जो लोग रोड पे चल रहे होते हैं वो स्लिप नहीं होते। इससे क्या होता है, मेकिंग द रोड सेफ फॉर यूज। तो वो रेड रोड है ना, वो सेफ हो जाता है थोड़ा, उसके ऊपर आप फिसल के नहीं गिरोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इन डैश फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो किस में होता है, सेक्सुअल में या एसेक्सुअल में। तो आपको पता है यहाँ पे दो पेरेंट्स इंक्लूड हो गए, एक तो मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, और जहाँ पे दो पेरेंट इंक्लूड हो जाते हैं वहाँ पे आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फीमेल गैमेट्स आर डैश, स्पर्म या ओवा। सीधी सी बात है, फीमेल गैमेट्स को ओवा बोलते हैं, तो इसमें ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, जब एग फर्टिलाइज हो जाए, मतलब फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड, तो फर्टिलाइज एग को जायगोट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस इज कॉल्ड। ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली एक अपने जैसे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं विविपेरस। ओके, तो ये चीज ध्यान देना कि जो एनिमल्स अंडे देते हैं उनको तो ओविपेरस बोलते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस बोलते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।